गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे भगवान का पैसा गुल, राजनीति फुल की। देवभूमि उत्तराखंड के बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है। चढ़ावा चोरी के मामले की जांच अब 3 स्तरों पर चल रही है। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समिति के पूर्व टेम्पल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। एसआईटी भगवान बद्रीनाथ के खजाने के रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच के लिए बीकेटीसी से कई दस्तावेज मांगे गए हैं जिन्हें उपलब्ध कराने का दावा समिति अध्यक्ष ने किया है। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने सामने हैं। गोदियाल ने आरोप लगाया कि दूसरा आरोपी खुद बता चुका है कि सभी काम बीकेटीसी अध्यक्ष के निर्देश पर होते थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने हेमंत द्विवेदी को पद से नहीं हटाया, ये संदेह पैदा करता है। गोदियाल के अनुसार नौटियाल की नियुक्ति 2003 में हुई थी और वो 2013 में अध्यक्ष बने। इससे पहले उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। पलटवार करते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जो लोग आज चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं उनके कार्यकाल में डकैती हुई थी। उन्होंने गोदियाल पर विवेकाधीन कोष के निजी इस्तेमाल और करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी। द्विवेदी का मानना है कि बद्री केदार मंदिर समिति करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है। ऐसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक हथियार बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। आज चर्चा इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम के कथित चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की एसआईटी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़े करीब 45 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 12 लोगों के बयान केस डायरी में दर्ज भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की तरफ से समिति के धन का नियमों को ताक पर रखते हुए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पूर्व में रहे बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तमाम आरोपों को निराधार बताया और वर्तमान सरकार को इसके जिम्मेदार बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके पास भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो ये दिखाते हैं कि पैसे की किस तरीके से बंदर बांट की जा रही है। ऐसे में मंदिर के चंदे चोरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर चंदा चोरी को लेकर अन्य दल भी सरकार के विरोध में उतरते दिखाई दे रहे हैं। 17 जुलाई 2026 को बद्रीनाथ मंदिर में थाली गणना के वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में जो जांच चल रही है, उस विवेचना में हमारे विवेचक निरीक्षक श्री महादेव बुनियाल और एसआईटी की टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। इसमें 30 जून को मंदिर में टेम्पल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए बीकेटीसी के स्थायी कर्मचारी राजेंद्र सिंह चौहान को ज्योतिर्मठ से पूछताछ के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में लाया गया और पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज में उनके 500 रुपये की गड्डी उठाने और कुछ अन्य कीमती चीज़ें ले जाने की पुष्टि होने पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में एक धाम है। ये उत्तर भारत का प्रमुख धामों में माना जाता है और इसका जो संचालन है, प्रबंधन है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस समय चर्चाओं में है। विशेष रूप से जो चढ़ाव में चोरी का एक प्रकरण आया था और जिसमें एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पूरा ये घटनाक्रम बद्रीनाथ मंदिर परिसर में हुआ है, ये एक ऐसे समय में हुआ है कि जब राम मंदिर में चोरी को लेकर के पूरे देश और विदेश में जो है ये चर्चाएं हैं और उसके बीच में अगर ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से यह चौंकाने वाली भी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। और जांच में भी कर्मचारी को निलंबित किया गया है। अब यह जानना जरूरी है कि इस सब के पीछे कोई और लोग भी शामिल हैं या ये कर्मचारी स्वयं इस तरह की गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दे रहा था। एक बात है चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा
प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? ये किस किस चीज के लिए रखा गया? आप जानते हैं कि 10-10, 5-5 लोगों का स्टाफ, उनके साथ में पूरा विभाग का स्टाफ चल रहा है। उनके निजी कामों के लिए था, वो क्या क्या काम करवाते थे तो ज्यादा अच्छी तरह वही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाफ उनके पास था, मेरे पास तो कोई स्टाफ है नहीं। मैंने तो ना कोई निजी सचिव लिया, ना मेरे पास कोई कलर के, ना कोई बाबू है, ना ऑफिस का कोई मेरे पास में बीकेटी से कोई स्टाफ रहता है। मैंने तो सबको कहा आप जाइए और मंदिर की ड्यूटी करिए, फील्ड की ड्यूटी करिए। उसमें एक रोस्टर बनता है, उसमें ये बार बार एक पॉइंट बना के कि साहब उन्होंने भेजा, वो ले गए, अपने साथ पकड़ के ले गए। उनको कोई और ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इसको जिस तरह से राजनीतिक रूप देने की कोशिश करें तो ये सारा स्टाफ, भारी भरकम स्टाफ, गाड़ियां, ये सब उनकी अपना राजनीतिक, उनकी विधानसभा, उनके जितने भी अपने काम कारोबार, डेयरी, स्कूल, विद्यालय, गाय भैंस जो भी जो था, ये वहाँ अपने अपने व्यक्तिगत उसको उनको लगाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो किसी भी धन की चोरी के, दूध की चोरी के लिए बिल्ली रखी हुई है और बिल्ली के जांच करने के लिए लोमड़ी लगा दिए गए हैं और लोमड़ियों के फिर करने के लिए बड़े बड़े गिद्ध और सियार लगा दिए गए हैं। कहने का मतलब है ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं और ये जो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके सिर्फ मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। हमारा तो मानना ये है कि इन तमाम मंदिरों की चोरी में जहां बढ़ चढ़ करके बीजेपी और सनातन का नाम पर वर्तमान सत्ता ने चोरी की है, तो ये अपराध किया है, वहीं पहले जो उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी इसमें इन मंदिरों को लूटने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि इस मामले का सबसे पहले खुलासा भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने किया था। संदीप खत्री ने आरोप लगाया था कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिली है कि बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों के द्वारा दिए गए दान की चोरी हो रही है। इन आरोपों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। इसके बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। वहीं मामला ज्यादा चर्चाओं में आया तो सरकार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की। साथ ही चढ़ावा चोरी के आरोप में बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को निलंबित करने के साथ ही उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन अब आस्था के साथ खिलवाड़ और राजनीति का अखाड़ा अब ये धाम बनते जरूर दिखाई दे रहा है, जिस पर जल्द अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति इतनी तेजी के साथ में क्यों हो रही है। और थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। संदीप खत्री जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। अन्य दलों के भी प्रवक्ता हमारे साथ में होंगे, जिनके साथ में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस विवाद में भ्रष्टाचार है या सियासत है, क्योंकि अलग अलग आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं। राजनीतिक बहस इस पूरे मुद्दे को लेकर तेज हो गई है। खास मेहमान हमारे साथ में है हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संदीप खत्री थोड़ी देर में जुड़ेंगे, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, रतनमयी ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको? हनी जी, आप सुन पा रही हैं हमें? ठीक है, बाकी के मेहमान क्या हमें सुन पा रहे हैं? आशीष नौटियाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत स्पष्ट पहुंच रही है। बहुत स्वागत आपका। दीपक रावत जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत दीपक जी। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? आस्था पर डाका, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरा मामला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है, फिर अलग अलग जगहों पर मामले उठते जाते हैं, और अब बीकेटीसी को लेकर क्या वाकई एक्शन होगा? देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूंगा संदीप खत्री जी का, जिन्होंने डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार के नाक के नीचे होने वाले इस चढ़ावा चोरी का जो रहस्य उद्घाटन करा। जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर हमारा टेंपल है, वहां से 300 किलोमीटर दूर देहरादून में इनका निवास है, और इनको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है।
लेकिन जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी जी, उनको यह जानकारी प्राप्ति होती है कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का कार्य चल रहा है। अब इसमें मुझे वो प्रकरण बहुत अच्छा तरह याद आता है जिसमें माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि कुत्ता ना भौंके तो समझ लीजिएगा वो चोरी करने वालों को जानता है, पहचानता है और शामिल है। अब ये प्रकरण जब मुझे उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ कहा था कोलगेट के मामले में, अब ये मामला यहाँ पर खुल रहा है, तो देखिए आस्था के साथ खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो बीकेटीसी के अध्यक्ष कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है, और सबसे बड़ी बात गरिमा जी, जो सबसे बड़ा जो सनातन धर्म के ध्वजारोहक भारतीय जनता पार्टी बनती है, एक चीज मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जब हम भी देखो एक अगर हम राजनीतिक दल से ना संबंधित हो, एक आम आदमी हो, तो हम समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हेमंत द्विवेदी जी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिमा जी कि मैं नैतिक जिम्मेदारी तो लेता हूं लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धाम की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बड़ा या बीकेटीसी का अध्यक्ष पद? मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत द्विवेदी जी को यह गुमान हो चुका है कि बद्रीनाथ धाम की जो बीकेटीसी अध्यक्ष का जो पद है वो धामों से ज्यादा बड़ा है, वरना उनको तो बहुत नैतिकता के आधार में माफी मांगते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे इस्तीफा देना तो ऐसा लग रहा है सीखा ही नहीं गया। इस्तीफे को तो लेकर देश भर में हाहाकार है। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यही रुख हमने देखा था राम मंदिर वाला अयोध्या कांड में। वहां पर गोविंद सिंह जो गोविंद गिरी जी थे, वो कोषाध्यक्ष हैं। आज वो 3 करोड़ का घोटाला बता रहे कि 3 करोड़ तक की चोरी हुई है, और जब उनसे पूछा गया तो कह रहे मैं कोषाध्यक्ष भले हूं लेकिन मैं मेरे किसी कागज में साइन नहीं है। तो काहे के कोषाध्यक्ष है भाई आप? जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और राम तीर्थ ट्रस्ट के आप कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। यानी कि जब जिम्मेदारी आपको पद चाहिए तो आप सर्वप्रथम है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आए तो आप बगले झाड़ने लग जाएं, इधर उधर की बातें करने लग जाएं। जो आज जो 3 दिन से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या हेमंत द्विवेदी हो या कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हो, जिस प्रकार के रोज अखबारों में ये छींटाकशी चल रही है, वो एक दूसरे से बात करने की बात कर रहे हैं। आपने तो बद्रीनाथ धाम की पूरी गरिमा गिरा दी। आप तो सबसे बड़े ध्वजारोहक, सनातन के ध्वजारोहक वहां करते थे। आप क्या ये चर्चाओं में होना चाहिए था क्या? ये कोई चर्चा का विषय होना चाहिए था? भाई आपने इस्तीफा दीजिए, आप प्रणाम करिए, बद्री केदार से माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए और जांच करने दीजिए। लेकिन आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कौन चर्चाओं में ला रहा है राजनीतिक रूप से? ठीक है बीकेटीसी के अध्यक्ष। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो सनातन के ध्वजारोहक बने फिरते हैं, 2 डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बने फिरते हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में भी आरएसएस और बीजेपी के लोग मिले और यहाँ भी वही है? नहीं, ऐसा तो देखिए थोड़ा सा करेक्शन, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिले हुए नहीं पाए गए, एक्शन नहीं हो रहा। आप इसको लेकर खूब हमला बोलिए उन पर, सरकारें उनकी हैं दोनों जगहों पर, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है, तो उसको कोट मत करिए। हाँ गरिमा जी, राम मंदिर में जो 15 सदस्य की टीम है, क्या वहाँ पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति है? हाँ नहीं जाती हूँ। यूपीडी का कोई व्यक्ति है? जो 15 सदस्य है वो कौन है? वो किससे संबंधित है? वो नाम कहाँ से आए हैं? पीएमओ से आए हैं, पीएमओ ने नाम दिए हैं। ठीक है, चलिए 15 सदस्य टीम होगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी इनकार नहीं करेगी। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में। संदीप खत्री जी भी जुड़ चुके हैं, हनी पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। हनी जी बहुत स्वागत, आपका आवाज मिल रही है आपको हमारी? पूरी बात मिल रही है। नमस्कार जी। हनी जी क्या कहना चाहेंगी, आस्था पर डाका का जिम्मेदार आखिर कौन है? और देखिए, सनातन होने का अगर आप झंडा फहराते हैं तो उसे बुलंद करना पड़ता है, साबित भी करना पड़ता है मौके मौके पर, क्योंकि आपको सनातनी होने का ऐसा लगता है, खुद आपने सर्टिफिकेट पहले लिया, बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को बीजेपी की ओर से ऐसा लग रहा था, दिया भी गया कि भाई हम सनातनी हैं, बाकी का नहीं पता। तो अगर उसका फायदा मिला है तो अब नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अभी देखिए, दीपक जी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग हैं। मैं साफ तौर पर इस बात का खंडन कर रही हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि वो बीजेपी के लोग हैं, वो जो भी लोग हैं जो चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में संलिप्त हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन वही बात कि जब आप मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने को तैयार हैं तो फिर अब चोरी का आरोप भी सही है। क्या कहेंगे मैम? हो गया गरिमा जी पूरा सवाल? बोलो बिल्कुल। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गरिमा जी, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सनातनी होने के सर्टिफिकेट की जहां तक रही बात,
लोग और देवतुल्य जनता हमारे कार्य को देखते हुए हमें कहिए, हमने ये नहीं कहा है कि हमें वोट दो, हम सनातनी है, हम ये है, हम वो है। वो भारतीय जनता पार्टी को देवतुल्य जनता ने कहा है। सॉरी हनी जी, मैं आपको इसीलिए पूछ लिया था गरिमा जी, देखिए मैंने इसीलिए पूछ लिया था, पूरा सवाल आ गया क्योंकि फिर रिदम टूट जाता है। अच्छा बोल लीजिए, सॉरी मैं माफी मांगती हूँ, चलिए सॉरी मैम, कौन सा नहीं हो जाए, बोलिए बोलिए। जितने सवाल आए उतना तो जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सवाल काट दीजिएगा। आप मालिक हैं यहाँ पर मैडम, आप फिर दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने एक बात कही दीपक रावत जी ने कि चोर भौंकना वौकना पता नहीं कितनी कितनी बातें कर दी, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी इस डिबेट में इन्होंने दिखा दी। मैं ये कहना चाहती हूँ वाकई में ये सवाल बहुत सोचनीय विषय है कि कौन ऐसा इतना वो खुफिया बंदा है और कौन ऐसा साजिश करता है कि वो अपने ही बनाए हुए जाल को खुद जाकर वहां पर पोल खोलता है और निश्चित रूप से बाकी लोगों को इसकी खबर रत्ती मात्र भी नहीं रह जाती है। मतलब सीधा सीधा खुद ही दीपक रावत ने कह दिया कि निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से ऐसा व्यक्ति है जिसको पता लगता है बाकियों को पता नहीं लगता है। तो हैंस प्रूव्ड, ये पूरी तरह से सच्चाई खुद ही सामने आ गई कि प्रमोद नौटियाल को, जिसको गणेश गोदियाल ने वहां पर घुसाया, मीडिया कोऑर्डिनेटर जिसका कोई पद बीकेटीसी में नहीं होता है उसके तहत घुसाया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने को ही उससे पहले अपने शासनकाल में उसने उसको पीए का दर्जा दिलवाया, पूरी तरीके से वैयक्तिक सहायक बनवाया, सब कुछ नियम के विरुद्ध जाकर उसने उस समय करवा के उसको परमानेंट करने का काम कर दिया। अब गरिमा जी आप यहाँ पर एंकर हैं, परमानेंट है, पता नहीं कल किसी और बड़े चैनल में जाए, नेशनल चैनल में जाए, तो पीछे के लोग जो होते हैं, अब कोई और आपके सामने आएगा, आप परमानेंट है तो आपको हटाने का काम नहीं करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि गरिमा जी बोलती है अच्छा है, सवाल अच्छा करती है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती है, सब चीज में बेस्ट है, तो आपको हटाने से पहले उसको 10 चीजों के लिए ये कहना पड़ेगा कि मैं इसको एकदम से नौकरी से बेरोजगार पे क्यों लेकर चला जाऊं। तो ये चीज हम सम्मान देते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम 38,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर बैठे, 200 से ज्यादा हम लोगों ने जिस तरीके के भ्रष्टाचारी उनको जेल में भेजने का काम किया। छोटी मछली बड़ी मछली के बारे में कल मैंने अपने भाई आशीष भाई को भी बताया था कि IAS IFS छोटी मछलियों में नहीं गिने जाते हैं। अब बात यह है कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस आस्था और बद्री विशाल की बात आती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारा चारों धाम उत्तराखंड देवभूमि में स्थित है और जहां पर स्वयं वैकुंठ धाम स्थित है, उस बद्री विशाल में अगर इस प्रकार का दान चोरी का मामला सामने आता है तो वो वाकई में चिंताजनक है और हमें भी उस चीज का अफसोस है। और हमने कालनेमी का नाम इनको दिया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरे ही दिन SIT की जांच बैठा दी, तुरंत उन पे कार्यवाही हुई, प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया, 72 घंटे के अंदर अंदर सभी कार्यवाही को अंजाम दिए गए। और सबसे अहम बात क्या है गरिमा जी कि धामी जी ने इस चोरी को किस चीज से समानांतर किया। उन्होंने ये कहा कि ये गौ हत्या और माँ बाप की हत्या के समान इस तरीके का कुकृत्य हुआ है। तो अब आप बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने बड़े चीजों से इस गुनाह को आंक रहा है, वो व्यक्ति कभी इन चीजों को छोड़ेगा? और दूसरी चीज, इस दान चोरी का जो भी काम करता है वो मल मूत्र त्याग के अर्पण करने वाला काम करता है। तो इस वैकुंठ धाम में चोरी में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नहीं बख्शने वाली। वहां FSL की टीम कल गई, जो CCTV फुटेज के मामले के बारे में, अब गरिमा जी आप मुझसे ये भी सवाल पूछेंगे, मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ, क्योंकि जितना मेरे साथ आपका उठना बैठना डिबेट के दौरान हुआ है, मुझे पता है आप तुरंत काउंटर मारती हैं। अब आप CCTV पूछेंगी, मैं उसका जवाब आपको देती हूँ। FSL के पास CCTV की चीजें गई हैं, पूरी मॉनिटरिंग करी जाएगी, CCTV फुटेज को भी खंगाला जाएगा, किसी भी रूप एक लेस मात्र भी उस अपराधी को, कालनेमी को, अपराधी भी नहीं कालनेमी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या चलिए एक सवाल आपने मुझे और दे दिया, ठीक है हनी पाठक जी, आपकी बात ऑलमोस्ट आ चुकी है। हनी पाठक जी, आप कह रही कि भाई उस कालनेमी को हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा प्रोसीजर आपने बता दिया, यानी ऑपरेशन कालनेमी को हम फेल मान लें,
कम से कम इतना तो कह लेने दीजिए विपक्ष को। आप ही के नेतृत्व में कालनेमी काम कर रहा था, आपका ऑपरेशन कालनेमी चल रहा था और उस दौरान इतना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, सामने आया, इतना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। हमारे ही शासन काल के समय, हमारे ही सत्ता के समय ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया और इतना बड़ा कालनेमी सामने आया और पर्दाफाश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये भी कितना हर्ष का विषय है कि जो अब तक इनके कार्यकाल में इन्होंने बदतमीजियां करी बैकुंठ धाम में। अच्छा, इसमें भी इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल की वजह से ये हो रहा है। मैं आपको गरिमा जी कुछ आरटीआई की डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ जो कि हेमंत द्विवेदी के ऊपर एक बंदे ने डाली है आरटीआई, सॉरी इस पे गणेश गोदियाल पे, उनका शासनकाल सबसे ज्यादा लंबे समय का रहा है। तो उसमें जो चीजें निकल कर आई उसके 2-3 पॉइंट मैं आपको गिनाती हूँ और मैं आप राजेश जी को जो आपके चैनल में उनको आरटीआई के पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ, आप चैनल में भी दिखा सकते हैं। वर्ष 2014 में आपदा राहत कोष के मद में जो प्राप्त धनराशि 12 लाख की थी, दिल्ली की एक फर्म ASCEND एसेंड फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की डीवीडी निर्माण करने हेतु ठीक है हनी जी, ठीक है, आप वो सारी जानकारी साझा करिए, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हनी जी देखिए, कुल मिलाकर आम जनता आहत है। आपने अभी सर्टिफिकेट वाली बात कही, मैं इस पर अभी अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगी, आपसे अन्य सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटता है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सीधा आपको श्रावस्ती लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, क्या कुछ करें जल्दी से आपको सुना दें। इनका कब्जा हो जाता था, आम जनता टकटकी लगाई देखती रहती थी, न किसी गरीब को राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, न मकान की सुविधा, न शौचालय की सुविधा। नौजवान की नौकरी में ये सेंध लगाते थे, अन्नदाता किसान को योजना से वंचित करके बदहाल करते थे और कारीगरों को अपमानित करते थे। परिणाम क्या था? यूपी बीमार हो गया, श्रावस्ती उससे भी बदहाल हो गया। विकास के पायदान पर पिछड़ते पिछड़ते दुर्गति हो गई। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था, उनमें श्रावस्ती भी एक था। बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की है। आज आप देखते होंगे मंच पे भी हमने दिया है और इससे पहले भी दिया है। हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत है। एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। हर गरीब के घर में शौचालय है। हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा है, और जिसको आयुष्मान भारत की सुविधा में आच्छादित नहीं हो पाया है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसमें भी आच्छादित नहीं हो पाया है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा हम लोग देते हैं। जनप्रतिनिधि लिख दे, कोई पदाधिकारी लिख दे, या कोई आम जनता भी लिख देता है तो हम जिलाधिकारी के पास भेजते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दो, और तत्काल पैसा उसके पास हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। याद करिए, यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग फ्री में राशन आज प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने एक आवास दिया है। पहले ये मकान का पैसा भी ये सब चट कर जाते थे। 3 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाया है, इसका पैसा भी ये सब खा जाते थे। रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन 2 करोड़ परिवारों को उपलब्ध करवाया। पहले इसकी बोली लगती थी, आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए,
9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यूपी के अंदर सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था। उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। आज निवेश केवल एनसीआर में नहीं, श्रावस्ती में भी निवेश होता है। आज माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और अभी हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी, श्रावस्ती की तरफ भी आ रहे हैं। अब मच्छर और माफिया का आतंक नहीं है, अब तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आपका श्रावस्ती इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन करके एक नई चमक के साथ देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्म भेष में काल नेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और की ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए आशीष नाटवाल साहब का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। हनी पाठक जी के जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगे? आरोप उन्होंने बड़े लगा दिए, भले ही इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई का आश्वासन ज़रूर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आपके कार्यकाल के दौरान से जो चीज़ें चली आ रही अब उन पर जाकर लगाम लगेगी। आशीष नाटवाल जी। देखिए गरिमा जी, अभी जाते जाते हनी पाठक जी ने बताया कि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि गोदियाल जी के ऊपर कई आरोप हैं। तो उन आरोपों को छुपा के क्यों बैठी है भाजपा? अगर आरोप हैं तो निकालो ना, ये तो समय है। हम आपके निकालेंगे, आप हमारे निकालो, करो ना एक दूसरे को नंगा जिसको कर पाओगे। आज भारतीय जनता पार्टी को हम तो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, हमें प्रूफ मिलेगा, हम तो जरूर पकड़ेंगे इनको। तो ये क्यों करना चाहते हैं गोदियाल जी को बताओ? ये गोदियाल जी क्या लगते हैं? ये विपक्ष का फर्ज निभाओ ना आप अपना। आप करो कि आप जब वो खुले मंच पर बुला रहे हैं तो द्विवेदी जी की हिम्मत नहीं आने की, और पीठ पीछे लगे पड़े हैं अलग चुपचाप से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मन की बात सुनाने वालों, कभी काम की बात भी किया करो। जनता के सामने आओ, जनता के मुद्दों की बात करो, जनता के सवालों का जवाब दो, पत्रकारों के सवाल दो। पत्रकार जो सवाल करते हैं तो भागते फिरते हैं। परसों हम देख रहे थे धामी जी से भी कोई किसी महिला ने अचानक से कोई सवाल पूछ दिया तो एकदम बौखला सा गए। उन्होंने कहा क्या बोलूं। उन्होंने जब ऐसे सवाल पूछे कि अग्निवीरों को नौकरी देने का तो आप पे प्लान है, पर आपको हम जो अभी जो बेरोजगार है उनके लिए क्या प्लान है? तो इधर उधर की बातें करने लगे। तो जब भी कोई बात काम की होगी तो इधर उधर की बातें करेंगे। संसद में देखो क्या कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं कि हम जो चर्चा करेंगे उस पे चलिए आप जल्दी से बीकेटीसी पर आ जाते हैं। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज उस पर चर्चा नहीं, बीकेटीसी तक रही है। हाँ, जहाँ जनता बात करना चाहती है वहाँ भाजपा बात ही नहीं करना चाहती है। भाजपा ने मंदिरों को जो है राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपने मंदिरों के अंदर राजनीति को क्यों डाला? ये आप पर आरोप लगाते हैं। नहीं, इन्होंने देखिए ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अब जब ये पूरे मामले आ रहे हैं तो विपक्ष इन पर राजनीति कर रहा है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं।
नहीं कार्रवाई कर रहे नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचारियों को मंदिरों के अंदर घुसा दिया। आप देखिए ना, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, इन्होंने आरएसएस वालों को इधर अपने लोगों को वहां सेट कर दिया। अच्छा। इन्होंने मंदिरों को अपना जो है कार्यालय समझकर बैठे हैं कि इनका फाइनेंस का सारा काम वहीं से ही चलेगा, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से खरीद फरोख्त होंगी, विधायकों की खरीद, क्योंकि मंदिरों में तो कोई गिनती का पैसा नहीं आता ना, कितना पैसा आ रहा, कुछ चंदे की रसीद थोड़ी मिल रही है डब्बों के अंदर, आप उन पैसों को अच्छा, निकाल के आशीष जी, जब सारा फायदा चंदा चोरी से इनको था तो फिर आज ये सब खुलकर नहीं आ पाता? इन्हीं की सरकार है, आप तो कह रहे हैं डबल ट्रिपल सब इन्हीं का है, तो फिर ये खुला क्यों मामला? इन्होंने थोड़ी लाया, ये तो संदीप भाई बैठे हैं, उजागर तो इन्होंने किया। ये भी निश्चित कभी भाजपा के सपोर्टर रहे होंगे, लेकिन आज जब इनके मन में इन्होंने देखा कि भाजपा तो चोर निकली, ये कालनेमी की बात करने वाले खुद कालनेमी है, तो आज इन्होंने भी भैया इन्होंने शिकायत करना उचित समझा। कितने निडर व्यक्ति हैं हमारे संदीप खत्री जी, जिसने सीधा सरकार से पंगा ले लिया। इतनी बड़ी सरकार, तानाशाह डबल इंजन सरकार, उससे पंगा ले लिया। मैं नमन करता हूं संदीप भाई आपको कि आपकी इतनी बड़ी हिम्मत जो आपने दिखाई, और कोई होता तो मैनेज हो जाता, पर आप मैनेज नहीं हुए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आज बजरंग दल कहाँ है? बजरंग दल क्यों नहीं बोलता इस पे? बजरंग दल, अगर आज कोई मुस्लिम लड़का अगर कहीं किसी महिला के साथ दिख जाए तो बजरंग दल जो है नंगा नाच कर देता है पूरे उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर। आज जब किसी और महिला के साथ कोई और करता है हिंदू, तो क्यों नहीं आता? आज इतना बड़ा चोरी हो गई तो आप क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, लेकिन नहीं, बजरंग दल नहीं आएगा, दूसरे दल नहीं आएंगे। भैरव सेना आज खड़ी है, आज चोरों के खिलाफ भैरव सेना अकेले खड़ी है, और मैं वाकई सराहना करता हूं संदीप भाई की। संदीप भाई ने बहुत बड़ी चलिए, अब संदीप भाई का हम पक्ष सुन लेते हैं। उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में भी हिला के रख दिया, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड का नहीं है, पूरे देश का धाम है और पूरे विश्व का धाम है। तो आपने जितना बड़ा मुद्दा उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सकुशल रहें और आप इस प्रकार से काम करते रहें, अपने संगठन को बढ़ाएं, और संगठन में आपके लोग इस प्रकार के निस्वार्थ भाव से जुड़ें कि इस प्रकार के चोरों को पकड़कर, इस प्रकार के कालनेमियों को लाकर जनता के दरबार पर खड़े करें। तो पकड़ने का काम इन्होंने किया है, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा तो डिब्बा बोती कर रही है। आप देखें ना, खुद ही चोरी करेंगे, खुद ही उसके लिए टीम बनाएंगे, जांच कौन करेगा, खुद ही उसकी रिपोर्ट ले लेंगे और खुद ही फैसले कर लेंगे चोरी नहीं हुई भैया, ये तो ऐसे हुआ था। ये इसको 2-4 महीने के लिए इसको कुछ, जैसे आपने देखा ना, वो बेचारे शिक्षा विभाग में काऊ प्रधान जी ने थप्पड़ मार दिए, उसके बाद उसने सेटलमेंट कर दिया, उसको प्रमोशन दे दिया नौडियाल को। तो इस प्रकार से ये तो वहां पे चंपावत में देख लीजिए, एक महिला को बेचारी, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और बाद में कहती है नहीं दुष्कर्म तो हुआ ही नहीं। चलिए, तो ठीक है, आपकी बात आ चुकी है आशीष जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। हनी जी आएंगे। देखिए, बाकी मेहमान अभी एक बार भी नहीं बोल पाए और आधा वक्त लगभग बीत चुका है। अध्यक्ष भैरव सेना से संदीप खत्री जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। विपक्ष आपके साथ खड़ा नजर आ रहा है, उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत की बात है कि आप इस मुद्दे को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, सिर्फ विपक्ष नहीं, पक्ष भी साथ ही खड़ा है। इन्होंने शिकायत करी, उठाया, उस पर संदीप जी के साथ है, तो संदीप जी लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई। संदीप जी चलिए, ठीक है, ठीक है, आप प्लीज आपस में टिप्पणी नहीं। आशीष जी और हनी जी, आशीष जी प्लीज, अभी आप लोग लड़ने लग जाएंगे और हमारा समय, प्लीज मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी अपनी बारी में बोले। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? सर सब आपके साथ है, हनी पाठक जी क्लियर कर रहे हैं, भैया पक्ष भी आपके साथ है, फिर आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ाई हमारी कालनेमियों से, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कालनेमी के लिए, तो मैंने कई कालनेमी मैंने भी पत्र के माध्यम से पढ़ाए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ये पत्र वाला विषय हुआ था, मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था कि ये मामला वायरल हो। आपने देखा होगा कि 2 तारीख की रात्रि को वो पत्र मैंने जो है सीओ साहब को, सोहन सिंह रांगड़ जी को भेजा है। अगर मुझे भी इसमें पब्लिसिटी लेनी होती, रीलबाजी करनी होती, तो मैं वो पत्र को जो है सोहन सिंह रांगड़ जी को भेजने के बजाय पहले मैं उसको सोशल मीडिया में वायरल करता। अभी आप मेरी पोस्ट चेक करेंगे, फेसबुक हैंडल मेरा कहीं भी देखेंगे, तो मेरे पोस्ट में कहीं पर भी उस विषय में कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आस्था का विषय है। वो बद्रीनाथ धाम जो है सिर्फ उत्तराखंड के लोगों का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों का आस्था का विषय है। कालनेमी की बात मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए, 23 जून की बात है कि मैंने इसी विषय को लेकर, जब वीआईपी चंदे को लेकर बातचीत हुई थी, तो उस समय भी विरोधाभास हुआ था। और एक बड़े संगठन जो कि हिंदुत्ववादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने एक विरोध की, एक पटकथा तैयार की थी। लेकिन पत्नी ऐसा क्या हुआ कि वो करते 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 अटक गए, उन्होंने कार्यक्रम किया नहीं। वो सूचना सब तक होती है। हमने 23 जून को उसको लेकर ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हमने सतपाल महाराज जी से मुलाकात करके बात की।
हमने महाराज जी को जो है करीबन 2 हफ्ते का समय दिया कि महाराज जी इसमें कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन इसी बीच जो हमारे गुप्त सूत्र थे, उन सूत्रों से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही मैंने सबसे पहले, क्योंकि मामला में बताया ना आस्था का विषय है, मैंने इसको सार्वजनिक करने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी को लेटर भेजा, और ये लेटर कहीं ना कहीं वहीं से वायरल हुआ। ये तो जांच का विषय है, कैसे वायरल हुआ, क्या हुआ, पर जो भी हुआ, मैं कहता हूं बद्री विशाल जी ने बहुत अच्छा कर दिया कि ये पत्र वायरल हुआ। बस थोड़ा सा जो मुझे आज हल्का सा जो मुझे लग रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा ये लग रहा है कि आज श्री बद्रीनाथ धाम का मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीति का विषय बन गया है, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज सब लोगों ने इस विषय पर जब बात की तो कुछ काल नियमी सामने तो आ गए हैं, लेकिन उन काल नियमियों को उठाने का, उनको क्या कहते हैं अंदर करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का मतलब अभी तक क्यों नहीं हुई है। जब प्रमोद नौटियाल पकड़ा गया तो प्रमोद नौटियाल को रिमांड पर देने के बजाय उसको न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया गया। प्रमोद नौटियाल साफ दिखाई दे रहा है कि उसने वीडियो में चोरी की है, उसके पास ये हम नहीं कर रहे, हमने तो एक शिकायत की थी, एक आरोप लगाया था, वो आरोप की पुष्टि स्वयं विभाग ने कर दी है। उसमें जब पुष्टि हुई कि उसने सोना चांदी चुराया, उसने पैसा चुराया, उसने केसर चुराया, सब कुछ चुराया, वो अभी तक पुलिस ने बरामद क्यों नहीं किया। अगर बरामद कर दिया होता तो जब उसको रिमांड में लिया जाता तो उसके बाद की पटकथा कुछ और होती। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन मेरी डिबेट हुई थी इस विषय को लेकर, क्योंकि देखिए मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, हम तो एक एक्टिविस्ट है, हमारा काम सड़क पर लड़ना है, हमारा काम मुद्दों को लेकर वो करना नहीं है। पर जब हम बैठे थे कुछ चैनलों पे तो हमारा उस दिन भी यही था कि जब तक बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक आम जनता को जो है इसमें मतलब स्पष्टता नहीं मिलेगी, पारदर्शिता नहीं मिलेगी, और ये डिबेट पे डिबेट चलती रहेगी। इससे कहीं ना कहीं हमारे धाम की गरिमा खराब हो रही है। बस इसको लेकर चिंतन में हो कि ये क्यों हो रहा है इस समय। चलिए ठीक है, रत्नमणि डोभाल जी हमारे साथ में, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत सर आपका। डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, आने वाले चुनाव में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा मंदिरों पर, धर्म पर राजनीति किस कदर हुई है, इसके पहले के चुनावों में भी लोकसभा में हमने देखा है, लेकिन अब ये प्रदेशों में भी व्याप्त होती जा रही है। अभी हमने देखा अयोध्या के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मामला गरमाया, और उसके बाद अब बद्रीनाथ में भी जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म हो रहा है। क्या 27 के चुनाव से पहले पूरी तरीके से इस पर ही केंद्रित हो जाएंगे, और क्या इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा किस पर होगा ये भी पता है। देखिए ये चीज अभी आई है कि, लेकिन हमारे यहाँ तो ये पहले से चला आ रहा है। वो सोने का पीतल कहाँ बना, यही बना ठीक है। उसका आज तक पता नहीं है तो सोना कहाँ गया और वो पीतल कैसे बना। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, और जितने ये मठ मंदिर हैं, हाँ। इनमें कोई अछूता है इससे हो कि सब जिसका मौका लगता है वही अपना काम करता है। हाँ। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई क्लू आ गया है, पता चल रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, तो जांच भी वही लोग करेंगे, रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों को मिलेंगे, कोई हटेगा नहीं वहां से। मतलब इतनी भी गरिमा आप नहीं रख रहे हो उन धामों की कि भाई मेरे रहते हुए ये आरोप लग रहा है, किसी ने भी किया, हम ये कह रहे हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं द्विवेदी जी, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, वो नहीं जानते ये सब। अरे लेकिन अब कोई आप इस्तीफे की तो सर बात ही मत करिए। मैं खुद एंकर के तौर पर यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोगों से कहती हूँ मुद्दे से मत भटकिए, और अगर इस्तीफे पर आता है तो शायद मेरा भी दिमाग कहीं और जाता है, तो मैं चाहती हूँ उस पर चर्चा ना ही हो तो बेहतर है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये जो गंद जो फैल गया है, ये आज जब सामने आ जाता है तब हमको चोट लगती है, लेकिन ये होता तो रोज है, बिल्कुल हर जगह होता है। हम ही यही अब इनको अपना नफा नुकसान दिखता है राजनीतिक लोगों को। जब आप ये ऐसे स्थानों पर राजनीतिक व्यक्तियों को आप बैठाना शुरू करेंगे तो वो करेगा ये काम। वो काहे के लिए वहां जाएगा, वो सेवा करने के लिए जाएगा, उसको सियासत भी करनी है, और सियासत आज इतनी महंगी कर दी है कि उसके लिए चाहिए, कहीं से भी चाहिए, वो सब किया जा रहा है। सवाल ये है कि उन स्थानों का जो प्रतिष्ठा है, जो मान मर्यादा है, जो बैकुंठ धाम है, हाँ। उन धामों में ऐसे लोगों को तो आप बैठाओ, ठीक है। आप ये क्यों कूड़ा कचरा वहां भर रहे हो?
जो जेब भर रहे हैं, और फिर उन प्रतिष्ठाओं, उन उसमें जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटन आते हैं हमारे राज्य, वो उसके कहाँ डेवलपमेंट के लिए उसके विकास कौन क्या प्लान क्या है इनका, वो कोई प्लान है नहीं। तो जब पैसा आ ही रहा है वहां, वो दिखाई दे रहा है मेरे सामने, और तो मैं जेब भरूंगा ही उसको। भरा जा रहा है। कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी वो समस्या है, क्योंकि ये सब जगह हो रहा है। और जहाँ इतनी लड़ाई के बाद जो आस्था का धाम है, वहाँ ये सब हो रहा है। ये भी आस्था का धाम है, यहाँ सब हो रहा है। पहले सोना पीतल हो गया है, अब ये चढ़ावा चोरी हो रहा। तो ये तो चलता रहेगा जब तक इन लोग, ये जो राजनीतिक कालनेमी है, इनसे उनको धामों को मुक्ति नहीं मिलेगी। उन धामों पर जिनको विराजमान होना चाहिए उनको नहीं सौंपा जाएगा। किसी की तो जिम्मेदारी हो। वहाँ जितना चढ़ावा आ रहा है वो किसके काम आ रहा है भाई? कौन क्या हो रहा है उसका उपयोग? तो वो इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि आपके पास कोई उसके लिए विजन नहीं है, कोई आप क्या करेंगे? इतना चढ़ावा हानि जी से जवाब ले लेते हैं। तो वो क्या आप करेंगे? कुछ नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं और ये होती रहेंगी। ये इसमें कोई आज द्विवेदी जी हट जाएंगे, कोई और बैठ जाएगा। अगर वो इसी लाइन का व्यक्ति होगा तो यही करेगा ना। उससे ठीक है, हानि पाठक जी से हम जवाब लेते हैं। हानि जी, मुझे लगता है काउंटर के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, आप, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको जनता ने सर्टिफिकेट दिया सनातनी होने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं दूसरों को भी ये देना शुरू कर दिया कि भाई वो सनातनी नहीं है। और हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी आपकी पार्टी के नेता बड़ी गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हम सनातनी हैं और लोग सनातनी होने का ढोंग करते हैं। नहीं कहते, मुझे लगता है आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, इसका मुद्दा बराबर उठता रहा है। लेकिन आज आप सनातनियों के राज में ये कैसे हो रहा है? और ये जो अभी सोना पीतल वाली बात हुई, ये शुरू हुई, इस पर चर्चा हुई और इसमें बहुत सारे सवाल छूट गए जो आम जनता के मन में घर कर गए। अब ये बद्रीनाथ का भी मामला सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है? और ये मामले धीरे धीरे कैसे आपके खिलाफ लोगों के मन में घर कर जाएंगे? ये मुद्दे कैसे घर कर जाएंगे? नहीं लगता कि वो जो जनता ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, आपके शब्दों के मुताबिक, वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा या होता हुआ नजर आएगा? कम से कम आसार तो ऐसे बन रहा है। मैडम गरिमा जी, देखिए, एक मैं बात कहूंगी, आपने ही कहा, हमारे ही कहे हुए शब्द को, कि जनता ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। तो जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया, तो जनता ने इन्हें सर्टिफिकेट नहीं भी तो दिया है। हमने थोड़ी कहा है कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए इनको। राह में कल्पना थे। एक मिनट, मैं अपने ही उस पे आऊंगी, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगी गरिमा जी। नहीं, आप सही जगह हैं, आप सही जगह हैं। मैं कुछ और कह रही थी हानि जी। मैं कहती हूँ कि मुझे आज इस पर जवाब नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप कांग्रेस पर बोले, मैं चाहती हूँ आप सब जो हो रहा है उस पर बोले कि ये क्यों हो रहा है। हमें विश्वास था, हम भी जनता हैं और हम ये जानते हैं कि भाई हमने सनातनियों को मौका दे दिया था। हम तो जानते हैं जनता के मुताबिक, मैं भी जानता हूँ, मैं कह रही हूँ आपको मौका दिया गया। आपके राज्य में कैसे, आपके कार्यकाल में कैसे धोखा मिल रहा है, भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है? इस पर जवाब दीजिए, छोड़िए कांग्रेस को, यूकेडी को। आपने मेरी बात ही पूरी नहीं खत्म होने दी गरिमा जी। मैं वहीं पे तो उसी बात पर तो मैं आ रही थी कि हमने नहीं कहा था, इन्होंने खुद अपने आप को गैर सनातनी का सर्टिफिकेट दिया था। आज इनके मन में सनातन का प्यार उमड़ रहा है, दिखावे के लिए, राजनीति के लिए, दिखावे के लिए नहीं, राजनीति के लिए। अभी भैरव सेना के जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई संदीप खत्री जी, इन्होंने एक बात कही कि बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। तो संदीप भाई, आपको याद होगा देवस्थानम बोर्ड की बात किसने कही थी? देवस्थानम बोर्ड की बात तो हमारी ही उत्तराखंड सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने कही थी ना। लेकिन उसमें भी पंडा पुरोहित से लेकर, देखिए बीच में गरिमा जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट सबकी बातों का जवाब देने के लिए बैठी हुई यहाँ। मैं क्या कह रही हूँ? अरे बिल्कुल, आपने क्या पूछा, आपकी सरकार क्या कर रही है, तो मैं उसी पर तो आ रही हूँ कि हमारी सरकार ने अच्छे से अच्छे फैसले लिए थे, लेकिन हमारी सरकार के फैसले को भी विपक्ष ने जिस प्रकार से कुठाराघात किया, जिस प्रकार से कूटनीति करी, जिस प्रकार से राजनीति करी, वो सबके सामने है। आप कह रही हैं कि ये चीजों को, आप क्या पूरा उत्तराखंड कह रहा है, पूरा उत्तराखंड क्या, पूरा भारतवर्ष कह रहा है कि इनको सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। और भारतवर्ष तो कह रहा है, हम खुद कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात कहना गरिमा जी सामान्य बात नहीं होती है। कोई बच्चा अपने माँ बाप का कत्ल नहीं करता है,
कोई बच्चा अपने घर में इस तरीके की कुकृत्य नहीं करता है, लेकिन इसको इन चीजों से पूरी तरीके से समान माना गया है। ऐसी बातों को एक मुख्यमंत्री कह रहा है तो वो छोटी बात नहीं है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं, 1000 बार कह रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लापरवाही हुई, जिस प्रकार लापरवाही हुई हनी जी, सामने आया है उस पर कड़े से कड़े कार्यवाही करी जाएगी। स्वीकार करती है कि लापरवाही हुई है। कल आप सुनिए गरिमा जी, मैं पूरा लास्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ओपनिंग में दे रही थी, आप बीच में आपने उनको मौका दिया था, तो मेरी एक बात रह गई थी। दस्तावेज लेकर यहाँ से एसआईटी की टीम गई, जो उन्होंने दस्तावेज किए थे, पूरे नकदी जेवर वगैरह को दस्तावेजों से मिलान किया गया है, सबको पूरा देखा जा रहा है। निश्चित रूप से अरे विश्वास तो करो, विश्वास एक बहुत बड़ी आस्था के रूप में भी माना जाता है। भगवान का हमने नहीं देखा, कम से कम मैंने तो ईश्वर नहीं देखा, आप भाई ने शायद देखा, और हाँ हमारे दीपक भाई ने तो निश्चित देखा होगा, रात दिन इनके सपने में दामी जी आते ही आते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर जिस प्रकार की मैं बात कर रही हूँ कोई नहीं देखता है, लेकिन ईश्वर पे विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है, और उसी विश्वास को हमें बनाए रखना चाहिए। समय दीजिए, निश्चित रूप से इस प्रकार का कुकृत्य करने वाला व्यक्ति किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हमें विश्वास तो होना चाहिए, किसी पे नहीं तो भगवान बद्री विशाल पे तो विश्वास रखिए कि उनके मंदिर की गद्दी पर बैठकर किसी व्यक्ति ने अगर चोरी करी है तो क्या हम ये मानते हैं कि बद्री विशाल उसको माफ कर देंगे? हमारे मन में ये भी तो डर होना चाहिए, नहीं तो छोटे से अब तक में हम लोग भगवान की कसम, विद्या की कसम क्यों खाते हैं? ठीक है, ऊपर आस्था लेकिन हनी पाठक जी सुनिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी अच्छी बात भी कही, और मुझे वो स्कूल डेज याद भी आ गए जब हम सब ये करते थे। और हनी पाठक जी लेकिन सुनिए हनी पाठक जी, उसी क्लासरूम में बहुत से ऐसे भी बच्चे होते थे जो झूठ कसम खाते थे, ये आप स्वीकार करेंगे? नहीं होते थे दीपक भाई? हाँ मत करो, मेरी गरिमा जी ने टाइम मुझे दिया है। अरे दीपक जी मैं आती हूँ आपके पास। हनी जी अभी मुझे तुरंत, बच्चे भी थे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। तो वो झूठे बच्चे शायद झूठी कसम खाते होंगे, लेकिन हम अच्छे बच्चों की तरह आस्था की कसम खाते हैं, विश्वास की कसम खाते हैं, और विद्या ईश्वर की सच्ची शपथ खाते हैं। और मैं यहाँ पर बैठ के आपसे पूरी आस्था और विश्वास से ये कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से धामी सरकार इसका भी खुलासा करेगी। इस तरीके के अपराधी कालनेमियों को बख्शा नहीं जाएगा। और संदीप खत्री जी, वाकई में आपने साधुवाद का काम किया है कि इस तरीके के अपराधियों को पर्दाफाश करने के लिए आपने जो एक कदम बढ़ाया है, उसमें निरंतर लगातार कार्यवाही जारी है और कालनेमियों का रूप उजागर होके रहेगा। हो सकता है दीपक भाई का चेहरा सामने आ जाए। क्या बात है, आप सीधा सीधा यूं कोट कर रही हैं उनको, अभी वो हमलावर हो जाएंगे। दीपक जी कोट कर सकते हैं, तो मुझे किस चीज का परहेज होना चाहिए? दीपक जी बोलिए। मैम वो आपको नहीं कहना, आप चोर कह सकते हैं, कपटी कह सकते हैं, आरएसएस कह सकते हैं, भाजपा कह सकते हैं, तो मैं दीपक रावत। आप इंडिविजुअल पर हमला कर रही हैं, ठीक है, आप इंडिविजुअल पर हमला कर रही हैं। हनी पाठक जी वो पूरा उसको कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दीपक जी को सुन लेते हैं। मैम दीपक जी को, दीपक जी हाँ। दीपक भाई जितना लेके गए हो और जिन लोगों को अंदर घुसाए थे चोरी के लिए, उनका सामना खुद आके कन्फेक्शन कर दो। हाँ ठीक है दीपक जी आप बोले जल्दी से। कैसा लगा झूठा इल्जाम? अब हनी जी फिर ये गलत बात है। मैम आप कंप्लीट कर चुके, प्लीज उनको बोलने दीजिए, बोलिए। कोट करो, सोच समझ के कोट करो। हाँ बोलिए। गरिमा जी, मुझे आप भारत निश्चित रूप से धामी जी मेरे सपनों में आते हैं, पर पता नहीं क्यों वो कालनेमी के रूप में आते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे कैसे क्यों लगता है। और भारतीय जनता आज से पहले जितने भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते थे, अब मुझे उनमें कालनेमी नजर आता है। आस्था के नाम शपथ लेने की बात कर रहे हैं, आप में नजर आते हैं। बद्रीनाथ धाम की। देखिए हनी पाठक जी, अगर आप ऐसे बीच में आप दोनों लोग बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। प्लीज मैम आपने बोला, कोई बीच में नहीं बोल रहा था। अब हनी जी कोऑपरेट करिए, चलिए। अगर ये नाम लेके कोर्ट करेंगे तो मैं उसी तुरंत जवाब दूंगी। अभी आपने शुरुआत की, मैंने तो आपको तब भी बोला कि आप इंडिविजुअल कोर्ट मत करिए ना। वो आपको हनी पाठक को वो कुछ नहीं कह रहा है, वो हनी पाठक को कुछ नहीं कह रहा है, वो बीजेपी के। मैम प्लीज मैम हो गया। हाँ ठीक है हनी पाठक जी मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है। आप एक सम्मानित और समझदार प्रवक्ता है मैम, प्लीज कोऑपरेट। दीपक जी जल्दी से बोलिए।
दीपक जी, हाँ। किसियानी मेरे सपनों में पता नहीं कि इतना मत नोचो, बिल्ले का काम मत करो। मेरे सपनों में मुख्यमंत्री आते ही किसने कहा? कौन कहने वाला है मेरे सपनों में कौन आता है? अनिल पाठक। मैंने उसके आगे क्या कहा कि हम प्रत्यक्षदर्शी सपनों में भगवान तो देखते नहीं होंगे। हाँ, दीपक रावत की धामी जी को देखते हैं क्योंकि आपके लिए वो भगवान समान है। पूरी बात का अर्थ समझो दीपक भाई, बात का अर्थ समझो। चोरी हुई नहीं है, चोरी मैम क्लोजिंग टाइम है। हनी पाठक जी, बहुत गलत बात है। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, नहीं पहले हनी पाठक जी। मैम दिस इज वेरी बैड। आपने अपना टाइम कंप्लीट कर लिया, नाउ आप सिर्फ डिस्टर्बेंस कर रहे हो। मैं आपको नहीं बोलती ऐसे, मैं बराबर आपको रोक रही हूँ। अभी आप बराबर साथ में बोलोगे तो कैसे होगा? सिर्फ शोर होता है। क्लोजिंग टाइम है, मुझे लास्ट रिएक्शन लेना है। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है मैम। गरिमा जी सब अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बस अब नहीं मैम, आपने शुरुआत, मैंने पहले ही कहा उसको, आपकी बात को मैंने हल्के में लिया। मैंने बोला कि आप इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं करिए, अब आप उसी पर हावी हो रही हैं। गलत बात है ना, फिर आप भी उससे बचिए। पहले आप शुरू करेंगी और आप चाहती हैं दूसरा कोई रिएक्शन ना दे, ऐसे नहीं चलता मैम। ठीक है, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज प्लीज कॉपरेट। दीपक जी बात करें, बिना तथ्य के बात ना करें। मैम प्लीज, दीपक जी प्लीज कंप्लीट, प्लीज जल्दी से। गरिमा जी, हाँ, चोरी हुई नहीं है, चोरी कराई गई है। आपने कराई है। और ये सत्ता में बैठे हुए जो उनके पदाधिकारी हैं ये बताएंगे। ये यूकेडी और कांग्रेस नहीं बताएगी। सत्ता में कौन है? डबल इंजन की सरकार बताएंगे और हम बताएंगे। इंतजार तो करो मेरे भाई। चलिए आप लोग देखिए, राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति करेंगे, आप जवाब बहुत कम देंगे सवालों पर, और जब गंभीर और सख्त सवाल पूछे जाएंगे तो शोर मचाया जाएगा। ये मुझे समझ में आ चुका है। कुल मिलाकर आपके कार्यकाल में गलती हुई तो आपको बेहतर काम करने की जरूरत है। आपको इस बात पर ताली पीटने की जरूरत कतई नहीं है कि हम सच सामने लेकर आएंगे। आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आपके कार्यकाल में गलती हुई है, कैसे हुई है, पहले इस पर आपकी जवाबदेही बनती है, उसके बाद एक्शन के अलावा कोई और कार्य नहीं। अगर आप इस पर एक्शन कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़े तीर मारने जैसी बात नहीं है, ये करना आपका काम है। गलती कैसे हुई, पहले तो क्यों हुई, इस पर जवाब दीजिए जब आप इतने बड़े सनातनी होने का झंडा लेकर चलते हैं, तो ये बड़ी बात है। खैर, उम्मीद है कि आम जनता इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझेगी, क्योंकि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है। लोगों ने बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से जो चढ़ाया उसकी चोरी हुई है, तो अब आम जनता इसका जवाब जरूर देगी। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त की कमी के चलते अपनी चर्चा को रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विकेडीसी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या सच निकलकर सामने आएगा, कौन से कालनेमी इस पूरे मामले में पकड़े जाएंगे, ये देखना लाजमी होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।